So here we have लास्ट टाइम हम लोगों ने आई थिंक प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉरी प्रोग्राम मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ये टॉपिक डिस्कस किया था. नाउ यहां से हम लोग को स्टार्ट करना है. आई थिंक वी आर डन डिस्कसिंग दिस पार्ट, राइट? एनीवन? ओके, सो वी सपोज टू स्टार्ट विथ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स. एक बार फिर भी रिवाइज. वी हैव प्रोजेक्ट, मतलब क्या होगा यहाँ पे, एट ए टाइम कोई एक प्रोजेक्ट पे काम करते रहेंगे और वो एक सिंगल प्रोजेक्ट को संभालने वाला जो पर्सन है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेंगे. प्रोग्राम मैनेजर बहुत सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे और ये साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट को जो हैंडल करेगा एक लीड लेवल पे उसको प्रोग्राम मैनेजर बोलेंगे. बाकी वही हम लोगों ने डिस्कस किए थे, पॉइंट्स वही है. सो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. और ये जो बॉक्सेस दिए है उसमें जो भी मैं आपको ऊपर बताता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो पढ़ते रहना. ओके, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स. अब स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम में आपको क्या बोला है कि हम लोग जो अभी तक जो हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग के पास ये जो OGC है वो यहाँ पे देखो आपको फुल फॉर्म दिया हुआ है, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट कॉमर्स. मतलब ये एक UK गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है. और जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स है उनका जो पैटर्न है, बेसिकली हम लोग जो ये बुक रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हैं ये भी एक फॉरेन पब्लिशर का है, तो उसने अपने कंट्री में जो पैटर्न चलता है उसके हिसाब से कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं. और हम लोगों को यूनिवर्सिटी ने यही बोला है, तो इंडिया में क्या अप्रोच चल रहा है उससे हम लोग फिलहाल कंसर्न नहीं है. हम लोग यहाँ पे जो अप्रोच चल रहा है वो फॉलो कर रहे हैं. और बाय द वे बहुत सारे जो अप्रोचेस है, बहुत सारे जो पैटर्न्स है वो हम लोग जो फॉरेन कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज है जिन्होंने अपने ट्रायल पैटर्न्स है वो ही हम लोग भी फॉलो करते हैं. तो दैट्स वाई इफ यू कैन सी कि हम लोग भी यहाँ पे ये सेम पैटर्न फॉलो करने वाला है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि उनका गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स का मेन पर्पस क्या होगा कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्यू पॉइंट्स लाइक उनका गवर्नमेंट काम कैसे करता है, अपने कस्टमर्स को सर्व कैसे करता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस क्या मॉडल फॉलो करते हैं जिससे एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके. या फिर अगर उनको कोई सर्विसेज अगर डिलीवर करना है, गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज अगर अपने सिटीजन्स को डिलीवर करना है या बिजनेसेस को डिलीवर करना है, तो वो क्या पैटर्न फॉलो करेंगे. वैसा ही कोई पैटर्न हम लोग भी बहुत बार फॉलो करते हैं एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स के लिए, बिकॉज ये बहुत वेल प्लान स्ट्रेटेजीज होते हैं. यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम लोग के पास वी हैव 30 करोड़ पीपल इन इंडिया, और इतने सारे लोगों को अगर हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है ना, तो वो सर्विस एफिशिएंटली हम लोग एक लाइन में जो लास्ट पर्सन, जैसे गांधी जी कहते थे कि लाइन में अगर लास्ट पर्सन जो है वहां तक अगर आपका सर्विस अगर पहुंचता है ना, दैट मीन्स आप सक्सेसफुली लोगों को एक सर्विस डिलीवर कर रहे हो. तो दैट मीन्स गवर्नमेंट्स जो है ना वो बहुत प्लान्ड वे में, हम लोग भले बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं बट उनके एफर्ट्स जो है बेटर होते हैं, एक बहुत वेल प्लान्ड होता है. और ये जो एफर्ट्स है ये गवर्नमेंट के साथ जो मशीनरीज काम करती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो काम करते हैं, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं, वो ये सारे प्रोग्राम्स जो है उसका स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उसका प्लानिंग बनाते हैं. तो हम लोग सामने आपको जो पॉलिटिशियंस दिखते हैं जो कभी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते या बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होते, हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जो आइडियाज़ लेके आते हैं ना वो उनके खुद के आइडियाज़ नहीं होते, वो आइडियाज़ बेसिकली गवर्नमेंट मशीनरीज के होते हैं. तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स है और उसमें जो प्रोग्राम मैंडेट है, ये प्रोग्राम मैंडेट भी कोई ना कोई एक गवर्नमेंट मशीनरी, हाईली क्वालिफाइड जो पर्सन्स होते हैं, जो अलग अलग कंट्री में ट्रायल एंड टेस्टेड जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, जो प्रोग्राम अप्रोचेज होते हैं, उसमें से अपने कंट्री स्पेसिफिक बेस्ट सूटेबल क्या है उसका कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन हम लोग बेसिकली अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग
या वो पैटर्न की बात कर रहे हैं। देखो आपको यहाँ पे वही सेम एक एग्जाम्पल मिलेगा, न्यू सर्विस और कैपेबिलिटी दैट प्रोग्राम शुड डिलीवर, कि अगर हम लोग कोई एक नया सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स फॉलो करेंगे, या एग्जिस्टिंग सर्विस को अगर और इम्प्रूव करना है तो एग्जिस्टिंग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसको आप कैसे बेस्ट वे में अचीव कर सकते हैं, ये सारे पैटर्न्स के लिए हम लोग स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स फॉलो करते हैं। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, प्लेस टू प्लेस, ये स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स जो है वो चेंज होंगे। बहुत बार हम लोग अपने कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स भी बनाते हैं, और इसको प्रॉपरली एफिशिएंटली वो चीज़ें हो रहा है कि नहीं, इसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग एक डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, और डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा वो उसके पास ऐसे स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली कंप्लीट कराने का वेल एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट एक्सपीरियंस माइट बी ऑफ वी कैन से कि उसके पास 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे जो हम लोगों के डायरेक्टर्स होते हैं या ऐसे वेल क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं ना, उनके साथ हम लोगों का डील होता है, या उनको हम लोग अपॉइंट करते हैं जो हम लोग को हेल्प करता है। एक बार हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना लिया, फिर वो स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने स्ट्रेटेजी बनाया कि ओके आपको 2 सेमेस्टर्स में आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या है, आपने वो स्ट्रेटेजी डिसाइड नहीं किया है, यूनिवर्सिटी ने वो स्ट्रेटेजी डिसाइड किया है। और वो यूनिवर्सिटी आपको क्या बोलता है कि आप वेरी फर्स्ट टाइम आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जाके अपना प्रोजेक्ट टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। वो प्रोजेक्ट टॉपिक टीवाई लेवल का अगर होगा तो हम लोग आपको अलाउ करेंगे, अगर वो प्रोजेक्ट टॉपिक टीवाई लेवल का नहीं है तो हम लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये फर्स्ट पैटर्न हो गया। उसके आगे आप जब वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मतलब वो प्रोजेक्ट एक बार अप्रूव होने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज में वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। वो आपका ये सेमेस्टर का आपका प्रैक्टिकल है फॉर एसपीएम। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट ब्रीफ देंगे। प्रोजेक्ट ब्रीफ मतलब फिजिबिलिटी स्टडी। 3 टाइप का फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, वो तीनों टाइप यहाँ पे कंसिडर होंगे। हम लोगों ने नोट डाउन भी किया था। अगर कोई जो डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहा है लास्ट लेक्चर नहीं देखा था तो प्लीज जाके एक बार वेरीफाई कर लेना। विजन स्टेटमेंट, नाम पे से पता चलता है विजन स्टेटमेंट का मतलब फाइनली हम लोग क्या अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। और लास्ट में इसका ब्लूप्रिंट रहेगा। ब्लूप्रिंट मतलब एक पूरा जो हम लोग टेक्निकल डिजाइन बनाएंगे वो ब्लूप्रिंट होगा आपका। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम ब्रीफ में हम लोग क्या बताएंगे कि जो प्रोग्राम या जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली वर्थ है क्या, हम लोगों को उसको बनाना चाहिए, इतना ज़रूरी है वो। विजन में क्या बनाने वाले हैं वो, और ब्लूप्रिंट में डिज़ाइन होंगे, मतलब कैसे बनाने वाले, टेक्निकल डिज़ाइन। जैसे हम लोग डीएफडी डायग्राम्स होंगे, क्लास डायग्राम्स होंगे, ये सब क्या बताते हैं आपको, हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर, ये होंगे। अब बेनिफिट्स, अगर हम लोग प्रॉपरली चीज़ों को अगर मैनेज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे एक डेवलपर है और उसके साथ में यूजर है, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं और डेवलपर जो चीज़ें बिल्ड कर रहा है यूजर उसको यूज करके टेस्ट कर रहा है, और ये दोनों जहां पे अग्री करेंगे ना वहां पे आपका ये एप्लीकेशन बनेगा, और वो एप्लीकेशन बेस्ट होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बेस्ट रिजल्ट डिलीवर कर सकता है या बेनिफिट कर सकता है। तो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के कुछ यूजर्स रहेंगे जो डेवलपर के साथ में कोलैबोरेट करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप या एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करेंगे, और वो एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करेंगे जो बेस्ट वे में आपके इंस्टीट्यूशन या आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर सके। तो वो फाइनली डिलीवर होगा ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, वो यहाँ पे आपको सेम एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बेनिफिट्स क्या होंगे वो भी दिया है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछ लेना। अब नेक्स्ट जो है वो है क्वांटिफाइंग बेनिफिट्स, क्वांटिफाइंग एंड वैल्यूड। फॉर एग्जाम्पल रिडक्शन ऑफ एक्स स्टाफ, तो उससे आपका कितना सेविंग हो रहा है। मतलब अगर मैं सपोज अगर मैं नया एक सॉफ्टवेयर अगर बिल्ड कर रहा हूँ तो उससे फाइनली जो हम लोगों का करंटली अभी जो हम लोगों का जो भी पैटर्न है या हम लोगों ने अभी के लिए जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके सामने आपको कितना स्टाफ का सेविंग होगा। मतलब आप कितने कम लोगों को हायर करेंगे
ये आपका बेनिफिट कितना हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इट माइट पॉसिबल कि आपको ऐसा होगा कि आपको अभी इतने लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, XYZ इतने नंबर आपके कम हो गए, तो क्या हो गया, मंथली आपका जो एक्सपेंस जा रहा था स्टाफ में वो आपका कम हो गया। देन कस्टमर्स की जो कंप्लेन आ रहे थे पहले वो कम हो गए, ये भी हो सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा वे है कि आप स्टार्टिंग में जितने कस्टमर्स के कंप्लेन आप फेस कर रहे थे उससे अभी कम कंप्लेन आपको आ रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट क्या होगा कि आप अभी वो कस्टमर्स की कंप्लेन आप रिजॉल्व कर रहे हो या ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो रहे हैं, तो उससे बेटर क्या होगा कि आपके जो भी कंप्लेन्स है वो वेल प्लेस्ड हो गए, मतलब कि आपके कस्टमर्स अभी ज्यादा सेटिस्फाइड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस पैटर्न। उसके आगे आइडेंटिफाइड बट नॉट इजीली क्वांटिफाइड, एग्जाम्पल पब्लिक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन लोकेलिटी वेर इट इज बेस्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार देखा रहेगा कि हम लोग बेसिकली कहाँ पे वो सर्विस लॉन्च करने वाले हैं ना, वो लॉन्चिंग के बेस या उसके पैटर्न के बेस के ऊपर आपको बहुत बार पता चलेगा कि हम लोग वैसे वैसे वहां पे चेंजेस करते हैं। अभी कौन से कंट्री में कौन से प्लेस पे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, वहां का कल्चर क्या है, उसके हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने देखा रहेगा कि जो यूएस है, यूएस में उनका फ्लैग को जो रिस्पेक्ट करते हैं ना, दैट इज डिफरेंट कंपेयर टू इंडिया। आपने देखा रहेगा कि यूएस में यू विल फाइंड मेनी पीपल जो यूएस का जो ट्राई कलर का फ्लैग है ना, उसके वो फ्लैग का आपने देखा रहेगा कि मेनी टाइम दे वियर दैट शॉर्ट्स, कप होते हैं उनके पास, डोरमैट्स भी होता है फ्लैग पैटर्न का। लेकिन इंडिया में हम लोग जब अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं, इट इज टोटली डिफरेंट। आपने कभी ऐसा नहीं देखा रहेगा कि इंडिया फ्लैग है वो ट्राई कलर फ्लैग का कोई शॉर्ट्स पहनता रहेगा, या फिर इंडिया का जो फ्लैग है वैसा कोई डोरमैट यूज करता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग अपने फ्लैग को जो रिस्पेक्ट करते हैं इट इज टोटली डिफरेंट। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत बार आपने देखा रहेगा कि सर्टन जो क्या बोलेंगे हम लोग, सर्टन जो हम लोगों के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जो आप एग्जांपल ले लो, अमेजोन है, अमेजोन के ऊपर हम लोगों के फॉर्मर जो हम लोगों के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, सुषमा स्वराज, उनके टाइम पे एक इशू आया था कि अमेजोन के ऊपर इंडिया का जो ट्राई कलर है वो कलर का फ्लैग सेल हो रहा है, तो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। और इंडिया ने डायरेक्टली उनको वार्न किया कि अगर आप हम लोगों के फ्लैग के अगर ऐसी कुछ चीजें अगर बेचेंगे तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली उसको बैन कर देंगे। ठीक है, आपका जो बिजनेस है इंडिया में उसी को बैन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने उनको वार्न किया कि हम लोगों का कल्चर, द वे पीपल रिस्पेक्ट आवर फ्लैग इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू योर्स। तो सर्टन प्रोडक्ट जो यूएस में बिकते हैं वो इंडिया में डायरेक्ट नहीं बिक सकते, कल्चर डिफरेंस है। तो यहाँ पे पब्लिक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ये जरूरी है, लोकेलिटी क्या है वहां पे, और वो उनका माइंडसेट क्या है, उनका कल्चर क्या है, बिकॉज आप ऐसे कोई चीजें यहाँ पे सेल नहीं कर सकते जो हम लोगों के कल्चर में अलाउड नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। यस एवरीवन, आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू दिस पब्लिक अप्रूवल। गूगल मैप्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गूगल मैप्स का कि आप अगर इंडियन आईपी एड्रेस से अगर गूगल मैप्स एक्सेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कश्मीर वाला JNK, आई मीन POK वाला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये दोनों जो है ना वो आपको इंडिया का पार्ट दिखेगा एज पर गूगल मैप्स, इफ यू आर एक्सेसिंग गूगल मैप्स फ्रॉम इंडियन आईपी एड्रेस। इफ यू आर एक्सेसिंग गूगल मैप्स विद पाकिस्तानी आईपी एड्रेस, तो वो जो POK वाला पार्ट है और जो वो बोलते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान का पार्ट दिखेगा। सेम वे इंडिया और चाइना में अरुणाचल प्रदेश को लेके एक डिस्प्यूट है। तो इफ आई एक्सेस गूगल मैप्स यूजिंग इंडियन आईपी एड्रेस, इट शोज अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया। चाइनीज आईपी एड्रेस से अगर आप एक्सेस करेंगे, इट शोज अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ चाइना। एंड इफ आई ट्राई टू एक्सेस गूगल मैप्स एक्सेप्ट इंडिया और चाइना from any third country, suppose from US, then it shows Arunachal Pradesh marked in red, showing it is a disputed area. तो क्या हो गया, दिस इज द पब्लिक अप्रूवल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप इंडिया में गूगल मैप बता रहे हैं, इंडिया में हम लोग जो अपने मैप्स है उसको लेके काफी सेंटी है, JNK का इशू तो बहुत ज्यादा गर्म है,
और उसमें अगर गूगल मैप अगर ऐसा बताता है कि JNK इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो तो डायरेक्टली पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट करेगा, पॉलिटिकल एक डिबेट चालू हो जाएगा, इट क्रिएट्स हैवोक काइंड ऑफ सिचुएशन इन एनी कंट्री। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स है या जो प्रोग्राम्स यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं वो यहाँ के कल्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, ये बहुत ज़रूरी है, और वो ही हम लोग यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन जिसको भी डाउट था। यस, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये हम लोग का चैप्टर हो गया। नाउ विल स्टार्टिंग विथ चैप्टर 3 ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये तो हम लोग ने जो पढ़ा उसी के सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, आप देख लेना। चैप्टर 3 आज का हम लोगों का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का प्रोजेक्ट प्लानिंग का। इसमें जो 10 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग के, और उसके और डिटेल में जो हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनना समझना, बिकॉज ये अगर आपने एक बार क्लियरली अगर ये चीज़ें अगर आपने एक बार क्लियरली अगर समझ लिया ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। और इसके ऊपर कंपलसरी आई मीन कंफर्म एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही है, ये जो 10 स्टेप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर। तो अगर आप वो इजीली अगर समझ सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और वही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, स्टेप वाइज एस्पिरेशन। प्रैक्टिकली कुछ चीज़ हम लोग अगर बनाना ट्राई कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है। देन अगर हम लोगों ने बना भी लिया तो अगर हम लोगों को वो छोटे से प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करना है तो स्केलेबिलिटी कितना है उसमें, जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज़ किया है, सपोज जावा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, तो वो एंड्रॉयड के साथ खुद को क्लब कर सकता है, या फिर वो पाइथन के साथ खुद को क्लब कर सकता है, या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मुझे ऐड करना है उसमें, तो क्या वो उसके साथ खुद को जेल या कनेक्ट कर सकता है क्या? तो बिकॉज हम लोग के पास बहुत सारे AI बेस्ड टूल्स हो सकते हैं, तो AI वाले टूल्स को जब मैं अगर अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने की ट्राई करूंगा तो वो टाइम पे आपके एप्लीकेशन के पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए। ये अगेन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देन रेंज ऑफ एप्लीकेशंस कौन से है, एंड जो एक्सेप्टेड टेक्निक्स है, ये जो है ना, ये हम लोगों का एक UK का एक फ्रेमवर्क है प्रिंस नाम का। आपने अभी तक सुना नहीं है, ये प्रिंस नाम का एक उनका फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क समझते हैं, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि एक रेडीमेड टेम्पलेट आपको दिया है जिसको समझ के, जिसको देख के हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय फ्रेमवर्क। सो रेंज ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको क्या बोला है, बोरोड फ्रॉम अ प्रिंस। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेमवर्क है उनका UK का, जो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प करता है। वो कैसा आपका एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए, कैसा वो दिखता होगा, कैसा उसमें और पैटर्न्स बन सकते हैं, कैसे हम लोग उसको और बेटर बना सकते हैं, उसका स्टार्ट टू एंड। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। समझ लो कि हम लोग सिविल इंजीनियर्स है, एक नया बिल्डिंग बनाना है हम लोगों को। तो अगर एक सिविल इंजीनियर है जो फ्रेशर है, उसको पता ही नहीं है, आज तक उसने कोई बिल्डिंग बनाया नहीं है, और उसको अगर हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक प्लेस पे 10 माले का बिल्डिंग खड़ा करना है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फ्रेश सिविल इंजीनियर, सॉरी। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपीरियंस्ड सिविल इंजीनियर का टीम होगा, और ये एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर का जो टीम है ना, वो बेसिकली उनको गाइड करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। कैसे गाइड या हेल्प करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक पैटर्न फॉलो करेंगे, और वो पैटर्न क्या होगा कि वो उनको आई मीन कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए उनके पिलर्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। तो वो जो एक्सपीरियंस टीम है ना, वो क्या करेंगे, उनके बिल्डिंग के एक स्ट्रॉन्ग पिलर डाल के देंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, और फिर बोलेंगे कि अभी जैसे हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर तक बनाया वैसे आप आगे के ऊपर के और फ्लोर बना दो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने आपको एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि ओके ऐसे जो हम लोगों ने बनाया उसके ऊपर आप और डेवलप करते जाओ। तो यहाँ पे अभी जो पर्सन ये बनाने की कोशिश करेगा ना, उसके लिए ये चीज़ें सिंपल हो गई, क्योंकि उसको पता है अभी कि हाँ ये जो पैटर्न फॉलो किया है उसी को देख के हम लोग आगे और पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ये एक वे हो गया। तो वैसे ही वे हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ये फ्रेमवर्क हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, आपको अगर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो आपने कभी पहले बनाया नहीं है,
तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर का फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे, और वो फ्रेमवर्क ने क्या किया रहेगा, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के साथ में चीज़ें बनाए रहेंगे। तो हम लोग भी क्या करेंगे, ऐसे ही चीज़ें जो उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बोरो कर लेंगे। मतलब हम लोग समझेंगे कि ओके आपने ऐसा ऐसा कुछ बनाया है, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो आप एक वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सालों से प्रैक्टिस किया हुआ है। हम लोग के पास 10-10 साल के जो वेब डेवलपर्स है, उन्होंने एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको दिया है कि कोई भी वेबसाइट अगर आप बनाएंगे तो इतने चीज़ें, इतना कोडिंग तो आपको बेसिक लगेगा ही लगेगा। उतना हम लोगों ने आपको रेडी करके दिया है, तो वहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ या कोई दूसरे इश्यूज़ नहीं आएंगे। आप उतना डेवलपमेंट तो बहुत ईजिली हम लोग का फ्रेमवर्क फॉलो करके ही कर सकते हो। और उसके आगे फिर आप खुद से बनाओ, जो पैटर्न उन्होंने दिया है वो फॉलो करके, ये होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड टेक्निक्स में हम लोग कोई एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। बहुत सब बार जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं ना, वो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने खुद के फ्रेमवर्क्स बनाते हैं। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट अपने खुद के फ्रेमवर्क फॉलो करता है। टीसीएस अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बार अपने खुद के फ्रेमवर्क्स फॉलो करता है। ये होता है बेसिकली। तो फ्रेमवर्क एक और बहुत सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो एक फोटो फ्रेम है। तो आपके पास एक फोटो फ्रेम दिया हुआ है। अब जो आपका जो करंट एप्लीकेशन, आपके जो रिक्वायरमेंट है ना, वो फोटो फ्रेम में फोटो है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे फोटो चेंज करेंगे, फ्रेम सेम रहेगा फोटो फ्रेम का। बस ये फ्रेमवर्क होता है। तो एक बहुत अच्छा सा आर्किटेक्चर, एक बहुत अच्छा सा फ्रेम आपको रेडी दिया हुआ है। बस वो रेडी फ्रेम के अंदर ही आपको अपने हिसाब से, अपने फ्लेवर के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंदर के फोटो चेंज करो। बस इतना ही करना है आपको। और ये उसका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। उनके यहाँ पे 2 फ्रेमवर्क्स है, एक प्रिंस है, एक प्रिंस 2 नाम का भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। जैसा हम लोग का SDLC है, वैसा ही कुछ ये डायग्राम भी काम करता है। अब क्या है एग्जैक्टली डायग्राम, समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। तो जैसे हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग के पहले देखते हैं ना, तो वो ये हो गया। एक बार हम लोगों ने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो प्रोजेक्ट क्यों बनाना है, उसके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास इनफ टूल्स है क्या, डेवलपर्स है क्या, ह्यूमन रिसोर्स इनफ है क्या, रिसोर्सेज। इन शॉर्ट रिसोर्सेज में क्या आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स भी आएगा, कैपिटल पैसा भी आएगा, टाइम भी आएगा, और जो टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी भी हम लोग के पास उतना इजीली अवेलेबल है क्या, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोजेक्ट एनालाइज प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, वैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग एनालाइज करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, क्या क्या एक्टिविटीज उसमें ऐड करने हैं वो पता चल गया, एग्जैक्ट उसके एस्टिमेशंस निकाल दिए, वो एस्टिमेशंस के साथ में हम लोगों को कितना एफर्ट लगेगा वो हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो हम लोगों को कितना बेनिफिट होगा, और अगर फेल होते हैं जो भी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, अगर गलती से भी वो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट अगर फेल होता है तो हम लोगों को कितना लॉस हो सकता है ये। और अगर हम लोग ये बनाना चालू करते हैं तो कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, कितने मशीन्स लगेंगे, कौन से दूसरे सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, ये कितना अलोकेट करने पड़ेंगे, ये सारे रिसोर्सेज, कितना पैसा हम लोगों को वहां पे देना पड़ेगा, ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उसके आगे रिव्यूज लेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग के जो पीयर्स होंगे, हम लोग के टीम, हम लोग के जो कलीग्स रहेंगे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनके पास से हम लोग रिव्यूज लेंगे। तो हम लोग को एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि हाँ, जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने के ट्राई कर रहे हैं वो कितना सक्सेस हो सकता है, कितना बेटर हो सकता है, और उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है क्या, जो पैटर्न, जो वे में हम लोग डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं वो बेटर है या उसमें वापस कोई चेंजेस की ज़रूरत है। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे वही है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जो भी प्लान्स हम लोगों ने फॉलो किए वो अगर प्रॉपर है तो हम लोग वो प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, जैसे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके ऊपर डिजाइनिंग किया आपने, तो डिजाइनिंग के बेस के ऊपर हम लोग को एग्जैक्टली पता चल जाएगा वो डिजाइन और वो जो आप डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम लोग पब्लिकली प्रेजेंट करेंगे। हम लोग एक प्रेजेंटेशन देंगे हम लोग के कलीग और एक्सपीरियंस जो डेवलपर्स रहेंगे उनके सामने, और वो हम लोगों को रिव्यूज देंगे उसके ऊपर कि हाँ, आप ये प्रोजेक्ट में ये पैटर्न, ये मॉड्यूल के लिए आपने जो पैटर्न फॉलो किया है वो प्रॉपर है, ये वाला मॉड्यूल के लिए जो पैटर्न फॉलो किया वो प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे आपको चेंजेस की जरूरत है या फिर यहाँ पे चेंजेस की जरूरत है।
तो वो जो चेंजेस बताएंगे वो चेंजेस को वापस हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे और वापस हम लोग फिर ये सेम चेक करेंगे कि ओके नाउ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्टिविटी। तो स्टेप 4, 5, 6, 7 और 8 जो है ये कंटिन्यूस साइकिल में चलते रहेगा जब तक सक्सेसफुली प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता। कहीं पे अगर चेंजेस है तो लोअर लेवल पे वापस कहाँ पे हम लोगों को प्लानिंग की जरूरत है, वापस कहाँ पे रिव्यूज की जरूरत है, ये देखते रहेंगे। तो ये जो है डेवलपमेंट के पहले का जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के साथ में जो हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन चलता है उसके साथ वाला ये एक्सरसाइज है जो चलते रहेगा कंटिन्यूअसली। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और ये जो 10 स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे समझे, मैंने अभी आपको बताया, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया है। ये चैप्टर में, चैप्टर 3 में ये वाला डायग्राम आपको एकदम ढंग से मेमोराइज होना चाहिए। चैप्टर 3 बोला तो ये डायग्राम बाय डिफॉल्ट आपको याद रहना चाहिए। ये वे में आपको ये डायग्राम रट्टा मारना है। यस, आई एम यूजिंग वर्ड रट्टा, मतलब प्रॉपरली ये 10 के 10 स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए थ्रू आउट दिस चैप्टर। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको वो क्वेश्चन ये 10 स्टेप्स के रिलेटेड ही आएगा, बिकॉज ये 10 स्टेप के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। इसको छोड़ के कोई दूसरा ऐसा टॉपिक नहीं है जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थ्रू आउट इसी के ऊपर हम लोग ऐड करने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। यस ओके, सो यहाँ पे हम लोग के पास वो जो 10 स्टेप्स है उसका डिटेल दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। ये 10 पॉइंट्स जो डायग्राम के बताया वो आप यहाँ पे पढ़ लोगे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, एक फॉरेन कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे अगर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या बोला है, कॉलेज करेंटली हैज पेरोल प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय सर्विस कंपनी। कोई एक थर्ड कंपनी है जो उनका पेरोल प्रोसेस करता है। नाउ उनको जब भी पेरोल एक प्रोसेस होता है, एवरी मंथ सैलरी जाता है, तो उसके साथ में वो काम करने के लिए वो जो सर्विस कंपनी है उनको मंथली बेसिस पे चार्जेस देने पड़ते हैं। काफी कॉस्टली हो गया, बिकॉज सालों साल आपका कंपनी चल रहा है और हर महीने या एवरी ईयर अब ये थर्ड पार्टी को अलग से पैसा दे रहे हो सो दैट आपका पेरोल स्मूथली प्रोसेस हो जाए। पेरोल मतलब क्या होगा, एक महीने में कोई एक एम्प्लॉय है वो कितने बार ऑफिस में आया है, कितने बार उसने हाफ डे लिया, कितने बार उसने लीव लिया जो उसके पास लीव था उसमें से, और उसके बेस के ऊपर कितना उसका सैलरी कट होना चाहिए, ओवर टाइम किया है तो कितना ऐड होना चाहिए, टैक्सेस के बेस के ऊपर कितने टैक्स कट होने चाहिए, ये सब कैलकुलेट करके हम लोग एक फाइनल जो सैलरी होता है वो ऑटोमेटिकली उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। अब ये अकाउंटिंग काम के लिए हम लोगों को एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने थर्ड पार्टी एक हायर किया है जो हम लोगों के एक्सपर्ट कंपनी है। अब ये कंपनी क्या कर रहा है, आपका मंथली सैलरी एवरी मंथ का आपके सारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी जो है वो तो ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन ये जो काम कर रहा है उसके अगेंस्ट वो आपके पास से मंथली या ईयरली बेस पे चार्जेस ले रहा है। अब हर साल आपके सपोज आपके कंपनी में अगर 1000 एम्प्लॉय है, वो सारे 1000 एम्प्लॉय का सैलरी प्रोसेस करके उनके अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए आपके जो एफर्ट्स जा रहे हैं, आपके जो पैसे लग रहे हैं, वो पैसे आप अगर इतने साल में इन्वेस्ट करोगे तो आपका खुद का एक पेरोल सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वो बता रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग अभी इन हाउस अपना ही एक पेरोल सिस्टम बनाने का सोच रहे हैं। तो वो बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, यूज ऑफ द शेल्फ सिस्टम विल रिक्वायर्ड अ न्यू इंटरनल पेरोल ऑफिस। मतलब अलग से हम लोगों को थोड़े अकाउंटेंट वाले बंदे लगेंगे जो हम लोगों को बताए कि ओके यहाँ पे अकाउंट्स में कैलकुलेशन कैसे होता है, हम लोग कैसे कौन से बेसिस पे सैलरी डिडक्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कितना टैक्स उसमें से कट होना चाहिए, कितना पीएफ अप्लाई होना चाहिए, उसका इक्वेशन या फॉर्मूला क्या रहेगा। ये सब प्रोग्राम करने के लिए हम लोग के पास कोई ना कोई एक पेरोल ऑफिस होना चाहिए, जिसमें वो पेरोल ऑफिस के अकाउंटेंट्स वाले पर्सन होने चाहिए जो डेवलपर के साथ में मिलके काम करेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग के पास आजकल पेरोल जो है ना ये बहुत कॉमन है, हर कंपनी में पेरोल होता है, सैलरी होता ही है। तो इट माइट पॉसिबल कि मेरे पास समझ लो कि जैसे आपने ऑनलाइन बहुत सारे वेब एप्लीकेशन रेडीमेड आपको वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करे ना, जैसे वर्डप्रेस है समझो, तो वर्डप्रेस आपको एक रेडी वेबसाइट प्रोवाइड करता है। तो अब आप सोचो कि अगर वर्डप्रेस में ही मेरा वेबसाइट ऑलरेडी बना हुआ है, लेट्स सपोज
और उसी में अगर उनके पास एक एड ऑन है, एक अलग से एड ऑन है पेरोल सिस्टम का, जो मैं कनेक्ट करूंगा तो मेरे वेबसाइट में पेरोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे अलग से और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे कंपनीज, गूगल है या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये इतने बड़े कंपनीज है जो बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होते हैं, तो वो हर किसी ने ये पेरोल सिस्टम के लिए एड ऑन्स रखे हुए हैं। तो आपको अलग से पूरा प्रोजेक्ट मैन्युअली बनाने का एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग डायरेक्टली इनके जो एड ऑन्स है ना, इसी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट क्या होगा कि ये पेरोल आपने ऐड कर दिया अपने मॉड्यूल में, और उसी से आपका स्टाफ का जो सैलरी है वो कैलकुलेट हो जाएगा, वहीं से आपके सारे एफर्ट्स मिल जाएंगे। तो आपके जो आप थर्ड कंपनी को जो आप पैसा पे कर रहे थे वो बच गया, एक छोटा सा आपने एड ऑन ले लिया। अब आपने एड ऑन जो लिया ना, वो माइक्रोसॉफ्ट या ऐसे कंपनीज के पास से लिए जो बहुत सारे कंपनीज को ऐसे मटेरियल सप्लाई करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हेल्प देते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको बहुत सस्ते में ये एड ऑन मिल जाएगा। आपको मंथली या ईयरली उसके सर्टेन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वे चीपर एज कम्पेयर टू थर्ड पार्टी जिसको आप पैसा पे कर रहे थे। तो ये उसका बेनिफिट होता है। ओके, नाउ ऊपर जो हम लोगों ने डायग्राम में जो 10 स्टेप्स पढ़े हैं, वो 10 स्टेप्स में से हर एक स्टेप इंडिविजुअली 5-5 मार्क के लिए कभी कभी इंडिविजुअली एग्जाम में आता है। तो वो अगर इंडिविजुअल अगर आपको पूछता है कि आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लोगों के पास उसका एक एक्सप्लेनेशन है। स्टेप 1, प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो अभी प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में आपको क्या दिया है, ये जो पॉइंट्स है ये आपको हाईलाइट करना है। देखो यहाँ पे मैंने वो सारे पॉइंट्स जो है ना वो हाईलाइट किए हुए हैं। 1.1 है, 1.2 है, 3 है, और जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन वापस ये बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिटेल में वापस वो पढ़ सकते हैं। देन 1.4, 1.5, ये आपका 5 पॉइंट्स हो गए। 5 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तो अगर आपको एक्सप्लेन करने बोलते हैं प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वो आप ये 5 पॉइंट लिखेंगे। डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए जो वहाँ पे पॉइंट्स दिए वो आएंगे आपके, और वो हम लोग यहाँ पे समझ भी लेते हैं। चलो, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब हाउ डू वी नो इफ वी हैव सक्सीड और नॉट। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम लोग, उसमें हम लोग कितना % सक्सेस होंगे या फेल होंगे। तो देखो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिया है कि पॉइंट्स आर दैट स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव मस्ट बी सच दैट स्टूडेंट खुद से उसको रिलेट कर सके, और जहां पे अगर वो डेवलप करता है तो वो कितना अचीव कर सकता है वो देख सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके कॉलेज के पास सपोज कोई एक वेबसाइट नहीं है जहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट का एडमिशन ये सारे प्रोसेस हो सके, तो आपने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का एडमिशन करेगा, जो अभी के लिए नहीं था। तो इससे क्या पता चला हम लोगों को कि हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग ऑलरेडी जो कॉलेज के पास सॉफ्टवेयर है उसमें क्या चीज़ें मिसिंग है। तो जो चीज़ें मिसिंग है ना, उसके बेस के ऊपर हम लोग नए अपडेट्स ऐड करेंगे उसमें। जो चीज़ें नहीं है वो हम लोग अचीव करने का ट्राई करेंगे। तो ये हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। और उसका इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया कि अभी हम लोगों ने एडमिशन प्रोसेस ऐड तो कर दिया, 2-4 स्टूडेंट का मैं एडमिशन करूंगा, वो बहुत एफिशिएंटली होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कितना सक्सेस हुआ है डेवलप होने के बाद, ये कब पता चलेगा कि एक कॉलेज में 2000-3000 स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब जब एक साथ अगर 1000-1500 स्टूडेंट्स एक साथ जब वो एडमिशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या प्रोसेस करने की ट्राई कर रहे हैं, तब वो कितना इफेक्टिव हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर इफेक्टिव नहीं हो रहा है ना, दैट मीन्स सक्सेस रेशियो जो है वो कम हो गया, इफेक्टिवनेस उसका कम हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड जो है प्रोजेक्ट ऑथोरिटी। अब ऑफकोर्स यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कौन बॉस होगा। तो कौन बॉस होगा ये कैसे पता चलेगा, जो एक्सपीरियंस होगा, जो थ्रू आउट ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का जिसको वेल एक्सपीरियंस होगा, जो अगर कहीं पे अगर हम लोग अटकते हैं तो वो आपको हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके, ऐसा कोई पर्सन वही बॉस होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि कोई एक पर्सन जिसने ऐसे कॉलेज सिस्टम्स या कॉलेज प्रोजेक्ट के ऊपर सालों से काम किया हुआ है या जो अभी उसको हैंडल कर रहा है, वैसे होंगे। स्टेक होल्डर्स कौन कौन रहेंगे,
कौन से लोग, जैसे स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, अकाउंटिंग स्टाफ है, कौन कौन हम लोगों के स्टेक होल्डर्स जो आपके प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, उनको आप क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो आपका सक्सेस रेशियो जो है वो बढ़ गया। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए पॉइंट्स है, कोई नए पॉइंट्स नहीं है, तो वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्या है, मॉडिफाई ऑब्जेक्टिव इन लाइट ऑफ स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। मतलब अगर स्टेक होल्डर्स को लगता है कि नहीं ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या उनको लगता है कि ओके एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी हम लोगों का जो हम लोग ओल्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं उससे भी इतना ही टाइम लग रहा है जितना आप नया डेवलप करके हम लोगों को दे रहे हो उसमें लग रहा है, तो आपका मतलब ही क्या हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई चीजें मॉडिफाई करना पड़ेंगे। और वो कैसे मॉडिफाई करेंगे, वो हम लोग करंट सिचुएशन को एनालाइज करके कर सकते हैं। तो एक पॉइंट आपके जो भी स्टेक होल्डर्स है ना, वो हर एक स्टेक होल्डर्स को लगना चाहिए दे आर द विनर, थियरी डब्ल्यू, एवरीवन इज अ विनर। मतलब हर एक जो आपके स्टेक होल्डर्स है ना, उनके लिए कुछ ना कुछ काम तो अच्छा होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में, तब उनको लगेगा कि हाँ एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना है। तो मतलब हर एक स्टेक होल्डर्स का बात सुनो। अगर आपने समझो 10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया है, तो 10 स्टूडेंट्स ने कॉमन पॉइंट कौन से बोले हैं, वो कॉमन पॉइंट पे फोकस करो और उसको अचीव करो। 10 स्टूडेंट के 10 अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे हम लोग अचीव नहीं करने वाले, लेकिन टू द पॉइंट उन्होंने 10 लोगों ने क्या कॉमन पॉइंट, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आपको बताया है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। सेम वे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आपने 5 अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय है उनका इंटरव्यू किया है और उनके प्रॉब्लम सुने आपने कि ओल्डर सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो वो यूज कर रहे हैं उसमें उनको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। अब ये जो आपने सुना है ना, उसके बेस के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि चलो आपने ये वाले पॉइंट्स बोले हैं, तो जब अगर हम लोग एक्चुअल में वो पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं या वो पॉइंट्स जब हम लोग अचीव करने की ट्राई करते हैं, तो मेन कौन से पॉइंट्स है जो 5 ने कॉमन बोले, या मेजोरिटी कौन से लोग हैं जिन्होंने कोई एक प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए, उसको आप अचीव करने का ट्राई करो, तो क्या हो गया, थियरी डब्ल्यू अचीव होगा। थियरी डब्ल्यू मतलब एवरीवन इज अ विनर। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ आपने मॉडिफाई किया है, हर किसी के लिए आपने कोई ना कोई उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले कुछ फंक्शंस आपने ऐड किए। देन कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी के लिए हम लोग इटरेटिव या स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करते हैं। इटरेटिव में क्या होगा, एक प्रोजेक्ट के 10 टुकड़े बनाएंगे, मतलब 10 इटरेशन हो गए और 10 पार्ट हम लोग 1 बाय 1 डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या हो गया, ये जो 10 टुकड़े या 10 पार्ट हम लोगों ने बनाया ना, हम लोग 1 बाय 1 वो एक एक पार्ट को डेवलप करके हम लोग क्लाइंट साइड पे उसको लेके जाएंगे। तो एक पार्ट आपका, एक मॉड्यूल आपका प्रोजेक्ट का डेवलप हो गया, क्लाइंट साइड पे लेके जाओ, उसके साथ कम्युनिकेट करो, उसको बताओ, वो उसको यूज करेगा। तो क्या होगा कि आप जैसे जैसे वो चीज़ों को डेवलप करते जा रहे हैं ना, सामने वाला क्लाइंट को भी पता चलते जा रहा है कि फ्यूचर में कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, क्या क्या चीज़ें हो रहा है, क्या दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद में आप जाके कस्टमर को सरप्राइज करोगे और बोलेगा कि नहीं ये तो मैंने बोला था उससे काफ़ी अलग है। दैट शुड नॉट हैपन। तो इसके लिए कंटिन्यूअस एक कम्युनिकेशन लिंक बनना चाहिए जिसमें आपका प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है वो आपके कस्टमर या क्लाइंट्स को पता होना चाहिए और उनके पास से कंटिन्यूअस एक फीडबैक मिलना चाहिए। ये पॉइंट हम लोगों का होगा यहाँ पे, और वही यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बैक टू सिनारियो। प्रोजेक्ट अथॉरिटी कोई तो होगा, उसका एग्जाम्पल दिया है प्रोजेक्ट अथॉरिटी। वो क्या करेगा, अपने कुछ आइडियाज अप्लाई करेगा, देन ऑब्जेक्टिव्स को स्टेक होल्डर्स वाइज रिवाइज करेगा। स्टेक होल्डर्स कौन रहेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी मैंने बताया, डेवलपर, यूजर्स, टेस्टर्स, डिजाइनर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स है। तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, दिस इज आवर स्टेप 2, प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप डाउट नहीं है किसी को। सो सेकेंड पॉइंट जो है आपका, सेकेंड पॉइंट है प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम पे से पता चलता है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर मैं कोई एक हाई एंड प्रोजेक्ट अगर एस्टैब्लिश करूंगा अपने इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको रन करने के लिए, उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए इतने पावरफुल मशीन्स, वो स्पेसिफिक उसके कॉम्पेटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके सपोर्टेबल दूसरे एप्लीकेशंस आपके पास है क्या। एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर जहां पे एक हैवी सॉफ्टवेयर इजीली स्मूथली रन हो सके, ये होना चाहिए। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। लिंक बिटवीन प्रोजेक्ट एंड इट्स स्ट्रेटेजिक प्लान, व्हाई डिड दे वांट द प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो ये देखेंगे
प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने के पहले हम लोग क्या समझेंगे कि आपको प्रोजेक्ट की ज़रूरत है क्या, और ज़रूरत है तो क्यों है। तो फर्स्ट तो ये पॉइंट आएगा, बिकॉज हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था कि बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हम लोगों के पास, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास अवेलेबल होता है। तो वही स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ या हेल्प लेके मैं अपना काम अचीव कर सकता हूँ क्या। एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की मुझे ज़रूरत है क्या, जिसको मैं डेवलप करूँ अपने लिए स्पेसिफिक। मार्केट में बहुत सारे रेडी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो बहुत सारे कंपनीज कॉलेजेस यूज़ करते हैं, रेडीली अवेलेबल। जैसे हम लोग भी गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ रेडीली अवेलेबल वन। हम लोगों ने कॉलेज ने कस्टमाइज अपने लिए बनाया नहीं है, तो उन्होंने पहले ये देखा कि हम लोगों को एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत है क्या, सबसे पहले तो ये समझो। और अगर है तो वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से हम लोगों का रिक्वायरमेंट अचीव हो सकता है या फिर कस्टमाइज बनाने की ज़रूरत है, ये समझेंगे। अगर कस्टमाइज बनाने की ज़रूरत है तो जब इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर क्या रहेंगे, व्हाट स्टैंडर्ड डू वी हैव टू फॉलो जब इंस्टॉलेशन होगा, कौन से टाइप का एनवायरनमेंट आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे उसके लिए ज़रूरी रहेगा, और वो एनवायरनमेंट आपके इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में है क्या। एनवायरनमेंट का मतलब होता है, इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड में हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को एक तो 4G कनेक्टिविटी या एक फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होगी। वो फास्ट इंटरनेट जो आपको रिक्वायर्ड होगा, उसके साथ में आपको विंडोज़ 10 कंपलसरी सपोज रिक्वायर्ड है अपने सॉफ्टवेयर्स को एफिशिएंटली रन करने के लिए, उसके साथ और कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लस उसके साथ में सपोज आपको ये भी पता चलेगा कि आपको एक कंपलसरी एक हैवी सर्वर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये इंस्टॉलेशन होगा, जिसके साथ आपके बाकी के क्लाइंट्स कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको अलग से एक सर्वर सेटअप करना पड़ेगा। देयर माइट बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आप देखो कि आप अगर विंडोज़ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हो तो उसका एक इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड होता है। वो मिनिमम चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में इतना रैम होना चाहिए, इतना उसको सी ड्राइव में इतना मेमोरी लगेगा, तब जाके वो इंस्टॉल होगा। और उसके साथ में आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करने की ट्राई कर रहे हो वो लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो के वर्जन के साथ में कॉम्पेटिबल है क्या, ये भी आएगा। तो ये सारे इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं। देन प्रोजेक्ट टीम आपका कौन सा रहेगा वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो प्रोजेक्ट टीम कौन सा होना चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के वर्किंग को बहुत एफिशिएंटली या बहुत डिटेल में समझते देखते, जो आपको हेल्प कर सकते। ये होगा सेकेंड पॉइंट। प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश द प्रोजेक्ट एज आइदर ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट बेस्ड। ऑब्जेक्टिव मतलब टू द पॉइंट, हम लोगों ने बोला है कि ये हम लोगों के ऑब्जेक्टिव है, रिक्वायरमेंट दिया, उसके बेस के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया। प्रोडक्ट बेस का मतलब क्या हो गया, जैसे गूगल है, जिन्होंने गूगल मीट बनाया, तो गूगल मीट गूगल का प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक हम लोग बोल सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है हर एक जगह पे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे अगर कॉलेज में भी लेक्चर्स होते हैं ना तो वो भी रिकॉर्ड होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स है जो बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस अगर वो कॉलेज में आके अगर लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे तो वो घर पे बैठ के भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं या लाइव वो लेक्चर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया। आइदर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, बराबर है, आपका कोई एक प्रोजेक्ट है, उसकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जो सिर्फ आपके इंस्टीट्यूशन के लिए है, और प्रोडक्ट क्या करेगा, ओवरऑल यूनिवर्सल अगर ऑनलाइन एजुकेशन अगर हम लोगों को एस्टेब्लिश करना है तो स्कूल, कॉलेज, नर्सरी या फिर हम लोग एक ऑनलाइन अगर आप जॉब ट्रेनिंग की बात करते हो तो उसमें भी कौन से टाइप के आपको रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, वो सबको कंबाइन करके एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो ही प्रोडक्ट एक गूगल मीट है। ये सिर्फ हम लोगों का ऑनलाइन लेक्चर देने के लिए और अटेंडेंस लेने के लिए या कुछ प्रेजेंट करने के लिए, इतने के लिए ही नहीं है, बट इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, और वो फीचर्स कभी हम लोगों ने नोटिस नहीं किए क्योंकि हम लोग कभी यूज़ ही नहीं करते उसको। वो यूज़ होता है स्कूल लेवल या और कहीं पे। अब ग्रेडिंग पैटर्न, मैं TY स्टूडेंट्स को थियरी सब्जेक्ट पढ़ाने में क्या ग्रेडिंग पैटर्न दूँ, गेटिंग। सो यहाँ पे मैं आपको ना कोई ग्रेडिंग पैटर्न दे रहा हूँ, प्लस उसके साथ में ना मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया हुआ है जो आप यहाँ पे सबमिट करोगे, बट स्टिल वी हैव दोज ऑप्शन अवेलेबल। आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट में असाइनमेंट मिलता भी होगा
सो ये क्या हो गया, ये एक प्रोडक्ट हो गया। गूगल मीट ने बहुत सारे सबके ऑब्जेक्टिव्स को कंबाइन करके एक अपना एक कंप्लीट पैकेज बनाने का ट्राई किया। और कोई कोई क्या करेंगे, सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक उतना ही बनाएंगे। तो टू द पॉइंट विद रिक्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया, मैक्सिमम सबके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके ऐसा कुछ होगा, वो प्रोडक्ट बेस्ड होगा। और वो जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों का गूगल मीट है। सो इज देयर मोर देन वन वे ऑफ अचीविंग अ सक्सेस? यस, देयर इज अ वे, बिकॉज गूगल मीट ने कोई एक कंपनी स्पेसिफिक या कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक अपना सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया जो इंडिया में भी चल सके, यूएस में, यूके में, हर जगह पे चल सके, हर कोई उसको यूज कर सके। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग वाला, हर कोई यूज कर सके, वैसे फीचर्स उन्होंने दिए हुए। देन आपके कॉम्पिटिटर्स जो है या मार्केट में सिमिलर टाइप का जो प्रोजेक्ट दूसरे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में आप देखो कि आपके प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने बेटर हो सकते हैं या क्या क्या हो सकते हैं, ये हम लोग चेक करेंगे। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, मतलब आप देखो माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है और गूगल मीट भी है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम और गूगल मीट, डिफरेंस क्या है? आप क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो बेटर वे में जो माइक्रोसॉफ्ट टीम प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या चीजें बेटर वे में प्रोवाइड कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो। ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर वे में बहुत सारी चीजें जो है ना वो सेम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग में जो जो एड्स रिक्वायर्ड है वो दोनों आपको बेस्ट वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक बेनिफिट यहाँ पे ये है कि आप गूगल मीट, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो गूगल मीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो सर्टन चीजें रिस्ट्रिक्ट करता है। सो उससे थोड़े कुछ चीजें आपको गूगल मीट फ्री में ज्यादा प्रोवाइड करता है। यही उसका एडवांटेज है कि ज्यादा लोग फ्री में अगर यूज करता है तो वो गूगल मीट करता है। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है, बिकॉज वो आपको बहुत लिमिटेड चीजें फ्री में देता है, और गूगल जो है वो बहुत सारी चीजें फ्री में आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, पेड में ऑफकोर्स बहुत सारे आपको दूसरे एडवांटेजेस मिलेंगे, वो है, वो इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है। देन उसके आगे आइडेंटिफाई हाई लेवल प्रोजेक्ट रिस्क। अगर कुछ रॉन्ग गया तो वो कितना क्या क्या रॉन्ग जा सकता है, कहाँ पे रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा है, और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ चीजें रॉन्ग जा रहे तो कौन से पॉइंट पे आगे आपको रुकना है, कहाँ से आप वापस अपना एक नया डेवलपमेंट चालू करेंगे जिसको आप और बेटर वे में बनाने की ट्राई करेंगे, सो दैट आपका जो भी प्रोजेक्ट में लॉसेस हुए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हुए उसको आप रिकवर कर सके। गेटिंग, ये होगा। जनरल लाइफ साइकिल अप्रोच फॉलो करेंगे। अभी आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए लाइफ वाटरफॉल मॉडल हो सकता है, प्रोटोटाइप मॉडल हो सकता है, इंक्रीमेंटल या इटरेटिव हो सकता है। देन कितने आपके रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे उसका एस्टिमेट निकालेंगे। तो अगर कोई रिस्क आता है, कोई पार्ट अगर आपका लगता है कि आपने रॉन्ग बना दिया है, तो वो रॉन्ग पार्ट जो आपने बनाया उसके लिए आपका ओवरऑल कितना जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कॉस्ट इंक्रीज कितना हो सकता है और वो कॉस्ट कम करने के लिए हम लोग अपने कितने एफर्ट्स लेंगे, ये सारे यहाँ पे आएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो बैक टू सिनारियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक टू रिक्वायरमेंट समझते हैं कि क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, क्या चीजें रिक्वायर्ड नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स टू द पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके हिसाब से बात करना है, उसके हिसाब से काम करना है। करेंटली आपका ये इंस्टीट्यूशन या ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ योर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। प्रोडक्ट, कंप्लीट पैकेज जिसमें हर कोई अपने हिसाब से थोड़े थोड़े चीजें इनहेरिट कर सकता है, थोड़े थोड़ी चीजें यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स, हम लोग डे टू डे लाइफ में गूगल मैप्स यूज करता है, वो आपको हेल्प करता है टू रीडायरेक्ट द रूट। सेम वे अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ जिसमें कोई कॉलेज का एड्रेस अगर मुझे बताना है, वहां पे भी मैं गूगल मैप बता सकता हूँ कि ओके स्टेशन से कॉलेज तक आप कैसे पहुंच सकते हो। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, दिस एप्लीकेशंस ऑल्सो टेक दी हेल्प ऑफ गूगल मैप, जहाँ पे आपको बता दे कि ओके आपका फूड कितना दूर है, कभी पहुंचेगा। या फिर अगर मैंने कोई राइड बुक किया अपने पेरेंट्स के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो वो राइड कितने टाइम पे कहाँ कौन से स्टेशन तक पहुंच सकता है, कितना और उसमें टाइम बाकी है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
रिस्क, ऑफ कोर्स रिस्क तो होगा ही, बिकॉज अगर आप अपने लिए एक कस्टमाइज अगर एक सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो फेल हो गया तो आपका कितने इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क पे आ सकता है, आप उतना इजीली हैंडल कर सकते हैं क्या। और सेकेंड पॉइंट ये होगा कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया तो वो प्रोडक्ट में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स जो है उसके कंपैरिजन में आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो कितना बेटर है या उनके कंपटीशन में कितना वो एफिशिएंटली सूट हो रहा है, कि जिससे अगर फेसबुक अगर गूगल के कंपटीशन में आता है तो फेसबुक ने क्या एक्स्ट्रा चीज़ें, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपने अपने इसमें डाले हैं जिससे वो फेसबुक का जो है वो गूगल से कंपटीशन कर पा रहा है। एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे ना इसमें, तो आप देखो कि जो गूगल प्लस आया था जो अभी तो बंद हो गया, वो गूगल प्लस बेसिकली फेसबुक को टक्कर देने आया था। और जब गूगल प्लस लॉन्च हुआ था वो टाइम पे फेसबुक एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म था एज कंपेयर टू द लेवल एट विच फेसबुक इज राइट नाउ, और फिर भी गूगल फेल हो गया, फेसबुक जीत गया, बिकॉज उन्होंने रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं किया। सबसे पहले तो आपने प्लेटफॉर्म गूगल प्लस ने क्या किया, उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, और वो प्रोडक्ट डेवलप करने के साथ में उन्होंने ये नहीं देखी कि जो यूजर्स है उनके ऑब्जेक्टिव्स वहां पे अचीव हो रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है, मुझे किसी से कनेक्ट होना है, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है, फोटो वीडियोस पोस्ट करने हैं, कमेंट करने हैं, टाइम पास करना है, ये सब कुछ मुझे फेसबुक दे रहा है जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और वो सेम टाइम पे अगर गूगल प्लस भी आता है ये सेम चीजें लेके, तो मेरा वो सेम काम जहाँ पे फेसबुक कर रहा है और ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग वहां पे ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, मेरा पूरे सारे फ्रेंड ग्रुप, मेरे फैमिली ग्रुप्स, मेरे प्रोफेशनल ग्रुप्स, हर कोई फेसबुक पे है। अब गूगल प्लस पे आके मैं करूँ क्या जहाँ पे कोई लोग ज्यादा अभी तक एक्टिव है ही नहीं। दूसरी मिस्टेक जो गूगल ने की थी वो टाइम पे वो ये थी कि उन्होंने गूगल प्लस को जल्दी जल्दी करके लॉन्च तो कर दिया, लेकिन वो टाइम पे क्या होता था कि अगर मैं गूगल प्लस पे ज्वाइन होने का ट्राई करूंगा तो मेरा कोई फ्रेंड मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तब मैं गूगल प्लस पे ज्वाइन हो सकता हूँ, मैं खुद से नहीं हो सकता। जब स्टार्ट में गूगल प्लस चालू हुआ था तब, तो अब क्या हो गया, स्टार्ट में एक क्रेज था कि ओके गूगल ने कुछ लॉन्च किया तो कुछ हटके रहेगा, तो ये सारे पॉइंट्स के बेस के ऊपर बहुत सारे लोग ने ज्वाइन किया, लेकिन किसके जिनके कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, जो मैन्युअली इंडिविजुअली ज्वाइन करने की ट्राई कर रहे थे, वो ज्वाइन ही नहीं हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो फेसबुक दे रहा था वही आप रिपीट कर रहे हो, तो वो तो कॉपी पेस्ट हो गया, तो लोग यूज नहीं करेंगे, या फिर उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ही वहां पे सेम रहेगा, क्योंकि मैं वापस क्यों 2-3 और लॉग इन यूजर आईडी पासवर्ड याद रखूं। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर आर एज ग्रुप, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स लेवल के जो एज ग्रुप है उनके लिए। तो अगेन क्या हो गया, गूगल प्लस फेल हो गया, फेसबुक जो बहुत छोटा कंपनी था वो टाइम पे गूगल के सामने वो जीत गया। तो ये आपका प्रोडक्ट होता है, उसमें रिस्क फैक्टर क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए, और वो रिस्क को आप अपने बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। और रिस्क को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम लोग अपना जो भी कैपिटल है उसका 100% एक साथ हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो चलता है वो 1 to 5% ऑफ टोटल कैपिटल हम लोग रिस्क पे डालते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ओके अगर मैंने 1 करोड़ का 1 से 5 लाख अगर मैं फर्स्ट डेवलपमेंट में कुछ न्यू फीचर ऐड करने में डाल रहा हूं, तो अभी मेरा रिस्क फैक्टर कितना है, 1 से 5 लाख। अगर वो फेल हो गया इट्स फाइन, मेरा टोटल कैपिटल का 1 to 5% ही गया है। सेकेंड टाइम जब मैं न्यू फीचर ऐड करूंगा तब मेरे पास चांस है मेरा प्रीवियस रिस्क को रिकवर करने का। गेटिंग एवरीवन? सो ये हम लोग के पास एक पैटर्न होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग अपना 100% कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग टोटल कैपिटल का 1 to 5% जितना ही रिस्क लेते हैं। तो अगर फेल हो गया तो मेरा 1 करोड़ में से 1 से 5 लाख, सपोज 2 लाख का मैंने रिस्क लिया था, तो मेरा अभी जो लॉस हुआ वो 2 लाख का हुआ है, बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, वापस 2% का रिस्क लूंगा, न्यू फीचर ऐड करूंगा। तो अगर वो सक्सेस हो गया तो मेरा वो टाइम का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो रिकवर हो गया, और मेरा लास्ट जो लॉस है वो भी रिकवर हो गया। गेटिंग? सो जब हम लोग बहुत ज़्यादा श्योर नहीं रहते अपने प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड जो हम लोग फीचर्स ऐड करने वाले हैं उससे रिलेटेड, तब हम लोग बेसिकली ये पैटर्न फॉलो करते हैं, जो पैटर्न आपको बताता है कि आपको
कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो वो बताता है आपको कि आपको मैक्सिमम आप कितना रिस्क ले सकते हो, मिनिमम आप कितना रिस्क ले सकते हो। इट शुड नॉट हैपन कि आपने अपना 100% कैपिटल का पूरा रिस्क ले लिया और अभी आपके पास कुछ और रिस्क लेने के लिए बचा ही नहीं है, जब आपके पास एक्चुअल में कोई अच्छे आइडियाज है। इसके लिए 1 to 5%, जस्ट मार्क इट डाउन, नोट इट डाउन समवेयर, कि हम लोग जो रिस्क लेते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क रहता है, विच इज 1 to 5% ऑफ टोटल कैपिटल। सो सम रिस्क, कौन से रिस्क होते हैं, आपने ऑफ द शेल्फ जो आपके पैकेज है उसको प्रॉपरली समझा नहीं, आपने जो पेरोल सिस्टम है उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, ये सब यहाँ पे हो सकते हैं। और उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे सोल्यूशन भी है कि सोल्यूशन में क्या होगा, हम लोग कोई नेसेसरी पैकेजेस जो है वो हम लोग क्या करेंगे, decide to obtain detail how main candidate package work as soon as possible and agreement that is necessary if there will be change in a new system। तो वो भी हम लोग बताएंगे कि ओके न्यू सिस्टम में चेंजेस कितने हो सकते हैं अगर हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को अगर चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे पेरोल का एग्जांपल लिया है, तो अगर पेरोल सिस्टम को अगर हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके पॉइंट्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है स्टेप 4 है आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटी, प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स एक्टिविटी। अब ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आज का हम लोगों का जो लेक्चर है इसमें टाइम काफ़ी कम बचा है, तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक सिंपल सा डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं और बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे, बिकॉज अगर एक साथ हम लोग ये ट्राई करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो बेटर टू कीप few points for a next lecture। अभी हम लोग डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 45 मिनट्स, जिसमें डिटेल डिस्कशन होगा हर एक पॉइंट के ऊपर। हाँ, जब तक डायग्राम का बात है बहुत सिंपल है, डायग्राम आपको याद रखना है, जो डायग्राम्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कितना लेवल का, क्या वॉल्यूम का डेटा आपको हैंडल करना है। आपका ऑफिस लेआउट क्या है, ऑफिस लेआउट का मतलब आपके पास कितने एम्प्लॉयज है जो टोटल इस यहाँ पे काम करने वाले हैं, वो एम्प्लॉयज के पास जो कंप्यूटर्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ये हम लोग देखेंगे। आपके पास जो नेटवर्क है उसका बैंडविड्थ कितना है, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसका स्पीड कितना अच्छा है, कम है, ज्यादा है, कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक हाईली कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करता हूं, आपका ऑफिस लेआउट ऐसा है क्या जिसमें हम लोग ये सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करा सके। ये सब चेक करने के बाद में वो सॉफ्टवेयर को आपको देने के लिए जो सप्लायर्स है वो कौन है, और बहुत सारे अगर सप्लायर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, उनके पास से टेंडर डिमांड करेंगे। सो उनका इनविटेशन टेंडर आएगा और उसमें जो बेस्ट प्राइस में आपको ये सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर, यूजर रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर जो बेस्ट सॉफ्टवेयर आपके लिए या बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए होगा वो, तो वो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम का आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, कि क्या चीज़ें आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, उसमें कहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है वो देखेंगे, और उसके बेस के ऊपर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स जो ऑलरेडी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो हम लोग टेम्पररी, अगर वैसा कोई सिस्टम हम लोग टेम्पररी यूज करेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। हम लोग ऐसे कोई टेस्ट एग्जाम्पल्स लेंगे कि चलो हम लोग अगर 2 महीने के लिए हमारे कॉम्पिटिटर के पास है वैसा अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उससे हम लोगों का जो करंट वर्किंग पैटर्न है उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। अगर एक्चुअल में हम लोग के कॉम्पिटिटर का सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग को भी अगर बेनिफिट हो रहा है, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग सम मनी। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, तो मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज आप वो ऐड करके भी मतलब नहीं है ना आपको। सो ये हम लोगों का पैटर्न होगा और उसी का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रोडक्ट देखो क्या बोला है, प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे काम एक साथ हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या बनेगा, एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनेगा। और वो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीजें हम लोग कंसिडर करेंगे, फिजिकल मशीन्स, डॉक्यूमेंट्स में जो आपके लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स रहेंगे, आपका डेटाबेस का आर्किटेक्चर रहेगा, डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम्स रहेंगे, जो आपके ट्रेन यूजर्स है वो कौन है ये आएंगे, और अगर न्यू वर्जन अगर हम लोग अपडेटेड सॉफ्टवेयर देते हैं वो क्या होगा वो भी आएगा। तो जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कैन बी रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज। क्या कौन से एक्टिविटीज हो सकते हैं, आपने नए पीसीज इंस्टॉल कर दिए तो आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया,
या फिर हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अपडेट कर दिए बिकॉज सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट हुए, आपने बेटर वे में लोगों को ट्रेन कर दिया, या फिर आपने अपडेटेड सॉफ्टवेयर ही दे दिया ना। सिर्फ ट्रेनिंग को हम लोग एक नॉट नॉर्मली अ प्रोडक्ट, बिकॉज सिर्फ ट्रेनिंग प्रोडक्ट नहीं होगा। जहां पे आप जो हम लोगों के स्टेक होल्डर्स है उनका इंटरव्यू ले रहे हो वो प्रोडक्ट नहीं है, या फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर कुछ काम कर रहे हैं वो भी सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट कब आएगा? जब आप उसके ऊपर लोगों को ट्रेन करोगे, लोग उसको यूज करेंगे, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट होगा, ट्रायल एंड टेस्टिंग होगा, तब जाके होगा। सो प्रोडक्ट कंप्लीट आप डिलीवर कर सकते हो या थोड़ा थोड़ा पार्ट भी डिलीवर कर सकते हो। इंटरमीडिएट डिलीवरीज भी होंगे, आधा बन गया अभी दे दो, बाकी का आधा, या 10 में से आपका 1/10 पार्ट बन गया, उतना अभी हम लोगों ने डिलीवर किया। आगे के जैसे जैसे न्यू फंक्शंस आएंगे, जैसे आप देखो कि सॉफ्टवेयर में आपको अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप आज भी आपको, फेसबुक, ट्विटर आज भी आपको अपडेट्स देते हैं। वो अपडेट्स का मतलब क्या है? थोड़ा 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 वो लोग नए डिलीवर्स आपको करते रहते हैं फंक्शंस, जिससे लोगों को भी और अच्छा लगता रहे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे चलेगा? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट का आइडेंटिटी, मतलब जो भी हम लोग का प्रोडक्ट रहेगा उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आपका प्रोजेक्ट है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप उसको एक नाम दोगे, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, आपको वो आइडिया कौन से बेस पे आया वो हम लोग लिखेंगे, उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, क्या क्या वो प्रोजेक्ट में आप ऐड करेंगे, उसका एक डिटेल फॉर्मेट बनाएंगे कि ओके हम लोग का एक वेबसाइट में इतने पेजेस रहेंगे, ये फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, ये लॉगिन पेज होगा, ये साइनअप पेज होगा, उसके बाद ये प्रोफाइल पेज होगा, यहाँ से हम लोग चैट कर सकते हैं, ये सब रहेंगे। और उसके लिए आप क्या रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हो? रेलिवेंट स्टैंडर्ड का मतलब करंटली मार्केट में जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसके कंपटीशन में आप वैसा ही कोई रेलिवेंट स्टैंडर्ड डाल रहे हो क्या? और क्वालिटी क्राइटेरिया, क्वालिटी क्राइटेरिया तो हम लोग जब तक बना नहीं पाते हैं, फर्स्ट टाइम अगर हम लोग बना रहे तो क्वालिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन जब हम लोग एक प्रैक्टिकल सिनारियो की बात करें ना, तो वो प्रैक्टिकल सिनारियो में क्वालिटी क्राइटेरिया हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ISO सर्टिफिकेशन। तो आपके प्रोडक्ट के साथ में ISO सर्टिफिकेशन आएगा। और बस यहाँ पे टेस्ट डेटा का मतलब है कि आपका जो रेडी सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग टेस्टिंग के लिए देंगे, बस ये होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वापस जो डॉक्यूमेंट जेनरिक प्रोडक्ट फ्लो क्या होगा, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम डिस्क्रिप्शन है, देन यूजर ने अगर कोई रिक्वायरमेंट मॉडिफाई की है वो है। आप देखो स्टार्टिंग का जो डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा ना वैसा ही डायग्राम है, खाली बॉक्सेस के प्लेसेस अलग अलग हो गए। वॉल्यूम कितना अमाउंट का डेटा हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और उसके बेस के ऊपर हम लोग ऑफिस लेआउट स्टडी करेंगे। ऑफिस लेआउट के साथ में कौन कितने लोग हैं जो आपके करंट आपके यूजर के मॉडिफिकेशन के हिसाब से नया सॉफ्टवेयर या सिस्टम आपको डिलीवर कर सकते हैं। उसके साथ में टेस्ट एग्जाम्पल लो और टेंडर्स को इन्वाइट करो। तो आप देखो कि ये वाला डायग्राम जो है ना वो काफ़ी सिंपल है, प्रीवियस डायग्राम जैसा ही है, खाली बॉक्सेस के लोकेशंस चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए लोकेशंस? यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम से कहाँ पे आ गए, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो मॉडिफिकेशन के बेस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी ऐसे मॉडिफाइड कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है तो उसको टेस्ट करो, उसको यूज़ करो टेम्पररी। उसके साथ में जो सिस्टम्स आपको रिक्वायर्ड है, जो अपडेट आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो आप मॉडिफिकेशन करोगे उससे रिलेटेड आपका ऑफिस का लेआउट, आपके पास उतने हाईली कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर्स है क्या ये, और अगर है आपके पास तो कौन से आपके पास सप्लायर्स है जो वो सेम सॉफ्टवेयर को आपको डिलीवर कर सकते हैं, और उसके साथ में आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर डेटा अमाउंट कितना बढ़ जाएगा अगर आप ये मॉडिफिकेशंस अप्लाई करेंगे, तो कितने हाईली कॉन्फ़िगर्ड डेटाबेस सर्वर्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, वो वॉल्यूम फिगर से पता चलेगा। ये सब कैलकुलेट करने के बाद में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, टेंडर्स डिमांड करेंगे पोटेंशियल सप्लायर्स के पास से, जो आपको बताएंगे कि ओके आपका ये रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर अप्रॉक्स आपका कितना टाइम लगेगा, कितने आपके इन्वेस्टमेंट जाएगा उसमें, और कितने उनके डेवलपर्स काम करेंगे, और उसके बाद में कंटिन्यूअस मेंटेनेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर ऑफिस लेआउट अगर सूटेबल नहीं है तो कितने चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट माइट पॉसिबल कि आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करना पड़े, या फिर नए कोई सॉफ्टवेयर्स आपको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़े, अलग अलग वेज हो सकता है। ये डायग्राम है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। सो ये डायग्राम तक ही रखते हैं, यहाँ से ही हम लोग वापस नेक्स्ट लेक्चर में वापस चालू करेंगे, बिकॉज इसके आगे वापस इससे कनेक्टेड पॉइंट्स है।
तो ये डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर वापस डिस्कस करना ही पड़ेगा, जो हम लोगों का ये टॉपिक है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ तक ही मैं आज रख रहा हूँ लेक्चर, ठीक है।